हेलो एंड वेलकम बैक टू YNCC चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है, हमने लाइव सेशन में बताया था कि हम नॉर्सर 2023 के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर। तो हमने सबसे पहला जो सब्जेक्ट चुना है वो है FON। FON बहुत वास्ट है, तो कोमल और मैं दोनों FON की अलग अलग यूनिट्स की क्लासेस ले रहे हैं। जो कोमल ने शुरू किया है वो है वाइटल साइंस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोग थंबनेल देखकर आए होगे, IV थेरेपी। सो दिस इज़ क्लास 1 IV थेरेपी। आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे IV थेरेपी। IV थेरेपी से बेसिकली आप क्या समझते हैं कि कोई भी हम जो फ्लूइड देते हैं वो IV एक्सेस के थ्रू ही दी। ये हमारा IV एक्सेस है तो हम इसके थ्रू फ्लूइड दे रहे हैं। ये हो गया IV थेरेपी। अब कौन से फ्लूइड्स देते हैं, क्या क्या प्रॉप्स हम इसमें यूज़ करते हैं, क्या टेक्निक्स होती है, और बहुत बेसिक से हम शुरू करेंगे और कॉम्प्लेक्स केयर तक जाएंगे। इसमें हम ये भी सेंट्रल लाइन जो हम यूज़ करते हैं, अलग अलग कैथेटर्स हम यूज़ करते हैं, और IV थेरेपी के क्या क्या इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जितने भी इसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी हम साथ में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज IV थेरेपी। इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो इंट्रावेनस मतलब हम वेन से जो भी हम फ्लूइड दे रहे हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन। सस्टेन किस लिए हम यूज़ करते हैं, अब ये इसकी यूजेस हैं, क्या क्या करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सस्टेन क्लाइंट हु आर अनेबल टू टेक सब्सटेंसेस अनेबल टू टेक सब्सटेंसेस ओरली। जो लोग ओरली नहीं ले पा रहे हैं उनके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैनुला लगाकर और उनको हम IV फ्लूइड्स देते हैं। तो डेफिशिएंसी किस किस वजह से हो सकती है। किसी को जैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन में भी हम फ्लूइड देते हैं। किसी का BP कम है, BP एकदम लो हो गया, किसी का BP बहुत कम है तो हम उसको IV फ्लूइड शुरू कर देते हैं। अब किसी को और किस किस कंडीशन में वो नहीं ले पाएगा कुछ भी ओरली, जैसे कि किसी को कैंसर है, ओरल कैंसर है, ठीक है, और किसी को कोरोसिव इंजरी हो गई है, कोरोसिव इंजेक्शन कर लिया है किसी ने, लाइक एसिड वगैरह का इंजेक्शन कर लिया है, तो उसका जो भी GI ट्रैक्ट है वो अनेबल हो जाएगा कि कुछ भी ले पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, IV फ्लूइड को एडमिनिस्टर करते हैं। उससे और क्या हम करते हैं, जो भी हमारे बॉडी को बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को और न्यूट्रिएंट्स जो भी हम ओरली ले रहे थे, अब हम उसको मोर रैपिडली दे पाएंगे IV एक्सेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो GI ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन का टाइम लग जाता है हमारा, लाइक वो GI ट्रैक्ट में पूरा GI ट्रैक्ट को क्रॉस करेगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, तो इसलिए सीधा वैस्कुलर सिस्टम में जाता है, तो ईज़िली बहुत रैपिडली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इमीडिएट एक्सेस टू वैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि अभी उसको एब्जॉर्प्शन में टाइम नहीं लगेगा और प्रोडक्ट्स वेस्ट भी नहीं जाएंगे, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी। स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, जैसे कि अगर हम जैसे TPN भी देते हैं, या किसी का ग्लूकोज कम हो रहा है, एकदम से हमने RBS चेक करी और RBS कम है, तो हम डेक्सट्रोज चला देते हैं, सीधा हम इमीडिएट एक्सेस करवाते हैं कुछ भी फ्लूइड्स का। एंटीबायोटिक देते हैं हम, और भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही जैसे ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, तो ब्लड कंपोनेंट्स हम क्या ओरली दे सकते हैं? नहीं, हम उसको IV थेरेपी के थ्रू देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ नीड्स जिसकी वजह से हम IV फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले तो आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइसोटोनिक मतलब जिन सॉल्यूशन की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो हमारे ब्लड जितनी होती है, मतलब ना कम ना ज़्यादा, इक्वल टू आर ब्लड, ठीक है। तो जो ऑस्मोलैरिटी वो कितनी है? हमारे ब्लड जितनी, मतलब इक्वल है, जैसे हमारा ब्लड है वैसे ही वो सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, सेम ऑस्मोलैरिटी होती है बॉडी फ्लूइड्स की जितनी, और ये हमारे जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम है ना, मतलब सेल्स के, ये सेल है, इसकी बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो भी फ्लूइड वॉल्यूम है
उसको इंक्रीज़ कर देता है और सेल के अंदर एंटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कोई ऑस्मोटिक फोर्सेस पे नहीं लग रही है, क्योंकि जैसा फ्लूइड वहाँ है वैसा ही बाहर है, तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगेगा इस पर। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। उसके बाद आता है हमारी कौन से एग्जाम्पल होते हैं। अब जब नॉर्सेट के एग्ज़ाम में बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो हमें डिफ़िकल्ट भी लगते हैं। क्या हमें पता है कि जो हमारा NS होता है उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है, कौन से वाला आइसोटोनिक होता है और कौन से वाला हाइपोटोनिक होता है? तो जो ये 0.9% वाला हमारा आइसोटोनिक होता है और कोई 0.45 है, क्योंकि इससे तो कम ही है ना, 0.45 है या 0.3 है, तो ये सब कम होते हैं, इसका मतलब ये हाइपोटोनिक होते हैं। ठीक है, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो हमारी बॉडी फ्लूइड से कम होती है। तो अगर कम होएगी तो क्या होगा, इसका मतलब ये ज़्यादा डाइल्यूटेड हैं। ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वाले में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बट ये हम इसमें जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्यों ये बहुत डाइल्यूटेड होता है और उनकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है। तो अब इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल्स। अब सेल्स में क्या हो गया, सेल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ज़्यादा हो गए और ये तो बहुत डाइल्यूटेड है, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने क्या किया, इसको अपने अंदर खींच लिया, इस फ्लूइड को सेल्स ने अपने अंदर खींच लिया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेल्यूलर ऐसे अगर सारा जो भी, क्योंकि ये हाइपोटोनिक है, मतलब डाइल्यूटेड ज़्यादा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम हैं और सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसने क्या किया, सेल के अंदर फ्लूइड्स को खींच लिया। तो अब क्या हो जाएगा, सेल्स के अंदर ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा और बाहर बाहर कम फ्लूइड बचेगा, तो सेल्यूलर एडीमा हो जाएगा, सेल्यूलर एडीमा हो जाएगा। तो सेल्यूलर एडीमा को कम करने के लिए कि कहीं सेल्यूलर एडीमा ना हो जाए, हम क्या करते हैं, हम इनको स्लो इन्फ्यूजन करते हैं, मतलब हाइपोटोनिक जो फ्लूइड्स हैं हम उनको बहुत रैपिडली एडमिनिस्टर नहीं करते ताकि सेल्यूलर एडीमा ना हो। उसके बाद आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, वो जैसे ये हाइपरटोनिक फ्लूइड है, ये हाइपरटोनिक फ्लूइड है, ये हमने दे दिया और ये हमारा सेल है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे कंपेयर टू सेल। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब बाहर ज़्यादा है तो जो भी इसमें क्या मूवमेंट होगा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। अब जो भी हमारे D5 DNS हैं, D5 DNS जो भी हमारे हैं नॉर्मल सेलाइन में, क्योंकि नॉर्मल वाला सेलाइन है, कोई कम वाला सेलाइन है, 0.3 नहीं है, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि NS तो अकेला ही आइसोटोनिक था, अब उसके अंदर कुछ मिक्स हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक। ऐसे आइसोटोनिक में और भी सॉल्यूशन आते हैं, जैसे कि RL होता है रिंगर लैक्टेट, और उसमें D5 विद वाटर, और जो ये वाटर के साथ है और यही NS के साथ होएगा D5 डेक्सट्रोज, तो उसमें 5% ऑफ डेक्सट्रोज इन वाटर, तो वो आइसोटोनिक है। अगर वही NS में हो जाएगा तो वो बढ़ जाएगा। ऐसे आता है कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड में क्या होता है, जो भी हमारे कोलोइड होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स भी बोलते हैं। प्लाज्मा, ये हमारे प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो हमारे फ्लूइड होता है ना, फ्रॉम इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, जो सेल्स के बीच में जगह होती है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट होता है, उससे ये वेसल्स है वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट में खींच लेते हैं। अब यूज टू इंक्रीज द वेस्क्यूलर वॉल्यूम रैपिडली। अगर किसी को हैमरेज हो गई है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है और हमें उसको रिप्लेस करना है, वेस्क्यूलर वॉल्यूम, ब्लड वेसल्स में जो वॉल्यूम है वो बढ़ानी है, तो हम कोलोइडल सॉल्यूशन देंगे। इसका एग्जांपल होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है,
अब देखो, जैसे कि मैंने एक बात बताई है कि रैपिडली कोई सॉल्यूशन देना हो, ओरल में एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है, अगर हमें कोई रैपिडली सॉल्यूशन देना है तो हम आईवी थेरेपी देते हैं। तो पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। जैसे कोई हमने मेडिकेशन एरर कर दिया, लाइक कोई हमें मेडिकेशन देनी नहीं थी किसी से, जैसे कि हम एंटीबायोटिक जो होती है उनका एएसटी करते हैं देने से पहले, क्योंकि वो एलर्जिक होता है ना। एलर्जी, हम किसी को भी कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो उसकी जो प्रेफरेबली लेफ़्ट हैंड होता है उसके आगे फोर आर्म पे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, उसको मार्क कर देते हैं और उसको कुछ टाइम बाद उस पर एलर्जी को नोटिस करते हैं। ये हम किस लिए करते हैं? कोई भी सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए। अगर हम कोई पेशेंट एलर्जिक है और हम सीधा उसको आईवी एक्सेस दे देंगे, आईवी वो इंजेक्शन जाने देंगे, तो इसका मतलब वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा और एलर्जी के सिम्टम्स बहुत जल्दी उस पेशेंट में शो होने लगेंगे। तो इसलिए जो आईवी थेरेपी होती है वो थोड़ी डेंजरस भी होती है। तो इसलिए नर्सेज़ को क्या करना है, अगर हमें कोई भी ऑर्डर मिलता है तो हमें खुद से कोई भी फ्लूइड नहीं देना है। अब प्रॉपर जो फिजिशियन का ऑर्डर होना चाहिए और हमें सारे जो मेडिकेशन के राइट्स हैं वो उसको भी परफॉर्म करना है। बार बार 3 टाइम्स हमें मेडिकेशंस को चेक करना है और पेशेंट का उनके नाम से उनको पहचानना है, ना कि बेड नंबर से। तो हमें सारे मेडिकेशन जो राइट्स हैं वो फॉलो करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट, इंट्रावीनस डिवाइसेस। कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं? कुछ एक बटरफ्लाई सेट्स होते हैं, ये वाला जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये बटरफ्लाई सेट है। बटरफ्लाई सेट, इसमें क्या होता है, 2 विंग होती है, ये क्या दिख रही है, विंग है ना। और इसका जो प्लास्टिक और रबर विंग्स होते हैं, प्लास्टिक कैथेटर हब होता है, इसमें एक हमें ट्यूबिंग भी दिख रही है। इसका एक बहुत बड़ा मतलब बहुत कॉमन डिसएडवांटेज होता है कॉम्प्लिकेशन, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, फ्लूइड लीक हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। और ये कॉमनली यूज़ होता है बच्चों में और जिनकी वेन्स बहुत फ्रेजाइल होती हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। पर कॉमनली आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा ये वाला कैन्यूला यूज़ होता है। ये इस वाले कैन्यूला में हम गॉज से इनको जानते हैं। शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कैन्यूला बोलते हैं इसको। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्लास्टिक कैन्यूला सबने देखा होगा, सबको पता होगा कि हम कैसे इनको जानते हैं, गॉज के ज़रिए। हम बोलते हैं कि इस गॉज का कैन्यूला इस कलर का है, ये सब बोलते हैं। तो गॉज होता क्या है, डायमीटर, जो भी हमारी नीडल है जो भी हमारी, उसका जो डायमीटर को हम गॉज से रेफ़र करते हैं। जैसे अगर हमारा जो गॉज है वो स्मॉलर होगा तो डायमीटर ज़्यादा होगा। जैसे 18 नंबर का जो कैन्यूला आता है उसका जो ल्यूमेन होता है, डायमीटर, वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू 20 नंबर कैन्यूला, है ना। 18 नंबर कैन्यूला कौन सा होता है, ग्रीन, और 20 नंबर कौन सा होता है, ये होता है पिंक। तो हमें पता है 18 नंबर वाला बड़ा है, अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है तो वो 18 नंबर से देना है। तो जैसे ही अगर गॉज बड़ा हुआ, जितना स्मॉलर गॉज होगा उतना बड़ा उसका डायमीटर होगा, और जितना ज़्यादा गॉज होगा उतना कम उसका डायमीटर होगा, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आप देखो, जैसे 18 नंबर गॉज है तो वो किस लिए यूज़ होता है हमें पता होना चाहिए। लाइक क्वेश्चन में, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए हमें इनमें से कौन सा गॉज का कैन्यूला प्रेफरेबल होगा। कोई भी एनेस्थेटिक्स है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट्स हैं, तो उसमें हमें बड़े नंबर का, लाइक 18 नंबर का कैन्यूला लगाना चाहिए, क्योंकि उनको हमें लार्ज नंबर ऑफ फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करने पड़ते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स भी हम उनमें यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमें बड़े नंबर का कैन्यूला यूज़ करना है। फिर आता है 20 फॉर पेरिफेरल फैट इमल्जन्स, कोई भी हम दे रहे हैं, 20 भी बड़ा ही साइज़ होता है। उसके बाद नॉर्मल फ्लूइड्स, जैसे हम नॉर्मल फ्लूइड्स देते हैं, कोई भी मेडिकेशंस हम जनरली पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, स्पेशली उनका कुछ नहीं है, तो हम 22 से 24 नंबर का कैन्यूला यूज़ करते हैं। फिर आता है स्मॉल वेन्स, जैसे कि कुछ ओल्ड में भी आपको दिखता है स्मॉल वेन्स दिखती हैं, तो और पीडिया में बेसिकली हम 24 से 26 का कैन्यूला यूज़ करते हैं।
ये रहे हमारी कैन्यूला के साइज़ विद देयर कलर कोडिंग। पेपर में सिंपली क्या आ जाता है कभी कभी कि कैन्यूला आ जाएगा और उससे पूछेंगे कि ये कौन से साइज़ का कैन्यूला है। तो 14 गॉज का जो कैन्यूला होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, 16 का ग्रे, एक 17 भी आता है, 17 जो वाइट होता है। ठीक है, और 18 का ग्रीन होता है, 20 का पिंक, 22 का ब्लू, 24 का येलो एंड 26 का सबसे कम पर्पल। ठीक है ना, इसकी कलर कोडिंग आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। और जो लोग काम करते होंगे हॉस्पिटल्स में उनको तो ये याद ही हो गया होगा। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कैन्यूला हैं वो हमारे ये 3 कैन्यूला हैं। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में ये वाला लगता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो ये लगता है, और जनरली पेशेंट्स को ब्लू लगाते हैं जिनकी वेन्स पतली दिखती हैं। उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा कैन्यूला। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये तो है हमारे कैन्यूला की नीडल। ये क्या है, सबसे नीचे हमारी कैन्यूला की नीडल है। ठीक है, इसको हम कैथेटर भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये दोनों विंग्स हैं। और इसके अंदर हमारी ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे होती है वाल्व होती है। उसके बाद ये जो ऊपर है ना, इसको बोलते हैं हम इंजेक्शन पोर्ट। और ये पिंक कलर की तो कैप है, वैसे ही दिस इज़ इंजेक्शन पोर्ट। अब हमें पता है जब हम कैन्यूला लगाते हैं तो एक चैम्बर होता है जिसमें कि भर जाता है हमारा ब्लड, तो हमें पता चलता है कि वेन में एंटर हो गया, तो इसे बोलते हैं हम फ्लैशबैक चैम्बर। ठीक है ना, और ये है, इसे बोलते हैं हम प्लग। ये थे हमारे पार्ट। और ये जो आपको दिख रहा है जिसको हम बैक कर देते हैं उसे बोलते हैं हम नीडल ग्रिड। नीडल ग्रिड। ये थे हमारे कैथेटर के पार्ट्स, कैन्यूला के पार्ट। उसके बाद हमारा आता है आईवी कंटेनर्स। आईवी कंटेनर्स आपने दोनों टाइप के देखे होंगे, प्लास्टिक भी देखा है और ग्लास भी देखा है। प्लास्टिक का बेसिकली हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा है। प्लास्टिक में क्या होता है, हमें एक स्पेशल इसमें चीज़ ध्यान रखनी है प्लास्टिक वाले में कि इस पे कुछ भी मार्कर पेन से नहीं लिखना, मार्कर पेन से नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि इसमें बोलते हैं कि जो हमारी इंक होती है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब इसके फ्लूइड के अंदर चली जाती है, प्लास्टिक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें या तो लेबल लगाना है इस पर, कोई भी डायरेक्टली नहीं लिखना है बॉटल पे, कोई भी लेबल लगाना है और उसके ऊपर लिखना है, और या फिर बॉल पॉइंट पेन से लिखना है। ठीक है ना, ये एब्जॉर्ब नहीं होते, मार्कर पेन यूज़ नहीं करना है। ये था। और ये हमारी ग्लास बॉटल होती है, 2 टाइप की हमारे आईवी कंटेनर्स होते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी इधर कि जो हमारा आरएल होता है, आरएल है वो हमें, उसमें क्या क्या होता है, उसमें पोटेशियम होता है, ये चीज़ याद रखनी है, उसमें पोटेशियम होता है। तो जिन क्लाइंट को किडनी डिजीज़ है उनको हमें आरएल नहीं देना होता। आरएल विल नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन द पेशेंट्स हु आर हैविंग किडनी इंजरी, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट पॉइंट जो याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा जो एनएस है, एनएस हम कब कब देते हैं, जिसमें एनएस में हमारा सोडियम होता है, क्लोराइड होता है। तो जिस पेशेंट में लो सीरम लेवल्स है, किस किस का, सोडियम का है या फिर क्लोराइड का,
उन पेशेंट्स में देते हैं। मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंसेस हैं उनमें देते हैं। और ब्लड प्रोडक्ट्स, कभी भी हम ब्लड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो उनके साथ हम RL या DNS वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। बिफ़ोर एंड आफ्टर हम क्या देंगे, सिर्फ NS दे सकते हैं। ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ हम क्या दे सकते हैं, NS दे सकते हैं। NS क्या होता है, एक आइसोटोनिक फ्लूइड। उसके बाद आता है RL। RL हम कब देते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जब सेल के बाहर कोई फ्लूइड डेफिसिट हो जाता है, जैसे बर्न में हम देते हैं, ब्लीडिंग में, डिहाइड्रेशन किस वजह से, डायरिया वगैरह की वजह से अगर हमें डिहाइड्रेशन हो रही है तो हम क्या देंगे, RL देंगे, क्योंकि उसमें पोटेशियम लॉस हो जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है हमारी IV ट्यूबिंग। IV ट्यूबिंग के पार्ट्स भी देखते हैं। तो ये है हमारा सबसे पहला पार्ट है स्पाइक। ये पार्ट स्पाइक, इसमें कैप लगी हुई है। ये स्पाइक कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ओपनिंग्स होती हैं। ये क्या करता है, हम इसको जो भी हमारी ट्यूबिंग है, वो बॉटल है, उसमें स्पाइक को डाल देते हैं तो फिर फ्लूइड आने लगता है। ये थी स्पाइक। एक एक्सेस पोर्ट होता है, ये बेसिकली एयर वेंट भी होता है और इससे कुछ भी इंजेक्शंस वगैरह में डालना हो तो हम इसमें से भी डाल सकते हैं। फिर आता है हमारा ड्रिप चैम्बर, जिसको हम फिल कर देते हैं ताकि एयर एंट्री ना हो। फिर एक फ़िल्टर भी आता है, ये फ़िल्टर करता है हमारे फ्लूइड्स को। फिर ये पूरी ट्यूबिंग है और ये हमारा कंट्रोलर है, जिससे हम जो भी फ्लूइड का फ्लो है वो कंट्रोल करते हैं। ये तो सब ने देखा होगा, नर्सिंग में आकर इनसे तो अपनी दोस्ती हो जाती है, ड्रिप हटा दो, ड्रिप लगा दो, है ना। उसके बाद ये ट्यूबिंग में ये भी इंजेक्शन पोर्ट है, तो ये इससे इसको एयर वेंट भी बोलते हैं और ये इंजेक्शन पोर्ट है। सभी ट्यूबिंग्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी इंजेक्शन हमें लगाना हो इससे लगा सकते हैं। और ये कनेक्टर है जो हम कैन्यूला से कनेक्ट कर देते हैं और इस पर अभी ये कवर्ड है, इसका लॉक हटाकर हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी IV ट्यूबिंग। हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो जो IV थेरेपी के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारे ड्रिप चैम्बर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि आगे हम जो एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन करेंगे ड्रग कैलकुलेशन के, उसमें मैक्रो और माइक्रो ड्रिप, ये तो उनका फेवरेट वर्ड है जो यूज़ होगा। तो मैक्रो ड्रिप क्या होता है, अगर मैक्रो मतलब बड़ा ड्रिप सेट, ये समझ लो बड़ा ड्रिप सेट, बहुत सारा अगर हमें देना हो फ्लूइड तो हम मैक्रो ड्रिप सेट यूज़ करते हैं। जैसे कि इससे इसका एक वो आता है, उस पर लिखा होता है कि गैड्स पर मिनट। गैड्स मतलब होता है ड्रॉप्स, तो जहाँ पर भी ये आ जाए गैड्स तो इसका मतलब होता है ड्रॉप पर ml। तो इसमें जो मैक्रो में होगा, मतलब मैक्रो में बड़ी बड़ी ड्रॉप आ रही हैं, ये समझना, मैक्रो में बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉप आ रही हैं, तो पर ml में अगर बड़ी बड़ी ड्रॉप्स आ रही हैं तो ड्रॉप्स तो कम होंगी। अगर छोटी छोटी ड्रॉप आएंगी तो उनको ज़्यादा आना पड़ेगा 1 ml बनाने के लिए, और मैक्रो में तो बड़ी बड़ी आ रही हैं तो सिर्फ वो 10 से 20 होगा गैट्स पर मिनट। इसका ड्रॉप फैक्टर जो मैक्रो का होता है वो 10 to 20 होता है। और माइक्रो, जैसे कि पीडिया ड्रिप सेट देखा होगा सबने, जिसमें ऐसा होता है पीडिया ड्रिप सेट, और बहुत पतली सी नीडल होती है और इस पे मार्किंग्स होती हैं। ये पीडिया ड्रिप सेट देखा होगा सबने। तो इसका ये माइक्रो ड्रिप सेट होता है। इसमें 60, इसमें हम कितना ड्रॉप फैक्टर मानते हैं, 60। तो अभी हमें ड्रॉप फैक्टर अगर पता ना हो, निकालना हो और सिर्फ मैक्रो माइक्रो लिखा हो तो हम ये वैल्यू पुट करके ये कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक IV इन्फ्यूजन डिवाइसेस। ये क्या दिख रहा है हमें, इसको बोलते हैं हम, ये सब ने देखा होगा, ICUs में बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं सिरिंज पम्प। हमें कोई भी इन्फ्यूजन देना होता है, अगर जैसे कि हमें हेपारिन का इन्फ्यूजन देना होता है, हमें नॉरेड का इन्फ्यूजन देना होता है, जो भी इमरजेंसी
इमरजेंसी हमारे ड्रग्स होते हैं उनका हमें क्या देना होता है, मतलब ये जैसा हम इसमें लाइक 4.5 ml पर आवर, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, हम इसमें सेट कर सकते हैं इधर, जैसे कि अभी इसमें सेट है 4 ml पर आवर, तो हम इसमें सेट करते हैं। तो ये जो सिरिंज है 50 ml सिरिंज लगती है, इसमें 50 ml सिरिंज में हम पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें सेट कर देते हैं और ये अपने आप ये प्लंजर को ऐसे क्योंकि मशीनरी है ये सिर्फ 4.5 ml ही देगा पर आवर। अगर हम खुद से लगाएंगे, चाहे हम ड्रॉप फैक्टर सेट कर लें, पर वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। और जो इमरजेंसी डिवाइसेस होते हैं हमें लाइक इमरजेंसी मेडिकेशन होती है, हमें उनकी बिल्कुल एक्यूरेट होना पड़ता है। तो ये मशीनरी उसमें बहुत एक्यूरेट है। इसकी फ़ोटो उसमें आ सकती है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक आईवी इन्फ्यूजन डिवाइसेस है, इसमें भी मिस्टेक हो सकती है। हम इसको पीएमओ लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, इसमें भी हो सकती है कभी बबल आ जाता है और कभी जब इन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है तो भी ये इसका अलार्म बज जाता है। तो हमें इसको इंटरमिटेंटली चेक करते रहना चाहिए कि ये ढंग से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद आता है हमारी लेटेक्स एलर्जी। अब जितनी भी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक की, लेटेक्स से बनी हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी पेशेंट को लेटेक्स एलर्जी तो नहीं है। तो लेटेक्स एलर्जी चेक करनी है। एक और आता है हमारा एक होता है इन्फ्यूजन पंप, वो कुछ बड़ा सा होता है, उसकी भी इमेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन्फ्यूजन पंप, उसमें जो हमारा ये बॉटल है और इसकी ट्यूबिंग्स को हम इसमें करके निकालते हैं, वो बॉटल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, उसको सिरिंज यूज़ नहीं होती। इन्फ्यूजन पंप एक बॉक्स टाइप का होता है, उसकी भी पिक में शेयर करूँगी। अब हमें इसमें क्या सीखना है, दिस वॉज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। हम आगे अब पढ़ेंगे कि कैसे हम कैन्युलेशन करते हैं, सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं, हमारी आईवी लाइंस का क्या प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में बेसिकली क्या क्या होता है, ओवरलोड हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कल हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेंट्रल वीनस लाइन पे जाएंगे, ठीक है, सीबी पे हम लाइन पे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत डिटेल से, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। आई होप यू लाइक इट। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ताकि आप बोर भी ना हो, और आई थिंक ये क्लास बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे पूरी F1 को कवर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को ऐसे पसंद करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप कनेक्टेड विद INCC।